साल 2023 की कड़कड़ाती सर्दियों में अंटार्कटिका के लिए 18 वैज्ञानिकों की एक टीम रवाना हुई। उनका मिशन था बर्फ के नीचे दबे प्राचीन नमूनों और मौसम परिवर्तन के आंकड़ों को इकट्ठा करना। भारी जहाज उन्हें बर्फीले तट तक छोड़ गया और वहां से वे बर्फ काट कर बने रास्तों से होते हुए अपने छोटे से बेस कैंप तक पहुंचे। चारों ओर अनंत सफेद मैदान, दूर दूर तक बर्फ की ऊंची चट्टानें और आसमान में घने बादल। टीम ने सोचा था कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाना, ईंधन और संचार उपकरण सब व्यवस्थित हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती थी कि अगला तूफान कम से कम 1 महीने बाद आएगा, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। महज 7वें दिन अचानक बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा की चीखती हुई आवाज, बर्फ के तेज थपेड़े और शून्य से नीचे दर्जनों डिग्री तापमान ने पूरे बेस को हिला दिया। रेडियो टावर जमकर काम करना बंद कर देता है। सैटेलाइट फोन का सिग्नल भी गायब हो जाता है। कुछ ही घंटों में उनका संपर्क पूरी दुनिया से कट जाता है। अब यह 18 लोग थे, एक सुनसान बर्फीली कैद में बंद, जहां न कोई मदद पहुंच सकती थी और न ही कोई रास्ता खुला दिखता था। सवाल, आखिर ये लोग इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रह पाएंगे? तूफान थमने के बाद जब वैज्ञानिक बाहर निकले तो सबसे बड़ा झटका उन्हें रेडियो टावर देखकर लगा। तेज हवाओं और बर्फीले टुकड़ों की मार से वह पूरी तरह टूट चुका था। किसी ने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसका एंटीना गहरी बर्फ में दबकर कुचल चुका था। अब उनके पास किसी से संपर्क साधने का कोई तरीका नहीं बचा था। बेस कैंप के अंदर सब एक दूसरे की ओर देखते रहे, मानो यह विश्वास ही नहीं कर पा रहे हों कि वे अचानक पूरी दुनिया से कट गए हैं। टीम ने राशन और ईंधन की गिनती की। उनके पास सिर्फ 3 महीने का खाना था और ईंधन इतना कि हीटर और चूल्हा 3 महीने तक चल सके। किसी ने धीरे से कहा, 3 महीने में मदद आ जाएगी, है ना? लेकिन उस सवाल का कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं था। टीम लीडर डॉक्टर मिश्रा ने सबको शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, देखो, बचाव दल नियमित रूप से गश्त करता है। हो सकता है मौसम साफ होते ही वे हमें ढूंढ लें। हमें बस टिके रहना है। लेकिन मन ही मन सब जानते थे कि अगर मदद में देरी हुई तो यह 3 महीने का राशन उनकी कब्र बन सकता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह इंतजार 3 महीने नहीं, बल्कि पूरे 208 दिनों तक चलेगा और हर दिन उनकी हिम्मत की कड़ी परीक्षा लेगा। सुबह के वक्त कुछ वैज्ञानिक बाहर निकले तो हैरान रह गए। रात भर आए बर्फीले तूफान ने बेस कैंप के पिछले हिस्से को पूरी तरह ढक दिया था। जब वे पास पहुंचे तो पता चला कि जिस हिस्से में खाने पीने का सामान रखा था, वही हिस्सा सबसे ज्यादा दब गया है। घंटों की मेहनत के बाद भी वे सब कुछ नहीं निकाल पाए। करीब 20% राशन हमेशा के लिए बर्फ और बर्फीले मलबे के नीचे दब गया। टीम अंदर लौट आई, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। पहली बार सबको भूख का असली डर सताने लगा। किसी ने हिसाब लगाया, अब 3 महीने का सामान घटकर मुश्किल से 2.5 महीने का रह गया है। डॉक्टर मिश्रा ने समझाने की कोशिश की, पर चेहरे पर छाई बेचैनी छिपी नहीं। उस रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कभी लगता जैसे बर्फ की परतें दरक रही हैं, तो कभी ऐसा कि कोई भारी कदम धीरे धीरे बेस के चारों ओर घूम रहा है। 1-2 लोग उठकर खिड़की से झांकने लगे, लेकिन बाहर गहरी अंधेरी, बर्फीली आंधी के अलावा कुछ नहीं दिखा। सबने खुद को समझाया, यह सिर्फ हवा है। लेकिन मन के अंदर एक सवाल चुपचाप चुभता रहा, क्या यह सच में हवा थी या किसी के कदमों की आहट? दिन बीतते गए और चौथा हफ्ता शुरू हुआ। मौसम लगातार खराब हो रहा था। एक सुबह वैज्ञानिक लुकास ने बाहर निकलकर बर्फ की मोटाई और उपकरणों की जांच करने की जिम्मेदारी ली। उसने अपने भारी जूते और दस्ताने पहने, सिर पर हुड डाला और कहा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आधे घंटे में लौट आऊंगा। सबने उसे दरवाजे से निकलते देखा, लेकिन वह आधा घंटा धीरे धीरे 2 घंटे में बदल गया। फिर 4 घंटे बीत गए। बेस कैंप के लोग बेचैन होकर बाहर निकले, लेकिन चारों ओर सिर्फ बर्फीली आंधी थी। घंटों खोजबीन के बाद उन्हें सिर्फ लुकास के दस्ताने बर्फ में दबे मिले। न उसके पैरों के निशान, न शरीर का कोई सुराग। टीम बेस में लौट आई, लेकिन वहां सन्नाटा था। किसी ने धीमे स्वर में कहा, क्या वो बर्फ की गहरी दरार में गिर गया या किसी और रास्ते चला गया? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात पूरे कैंप में नींद नहीं आई। हर कोई करवटें बदलता रहा। कानों में बाहर चल रही हवा की आवाज गूंजती रही। मन में एक ही सवाल घूमता रहा,
क्या लुकास सचमुच हादसे का शिकार हुआ या उसके गुम होने के पीछे कोई और रहस्य छिपा था? दिन धीरे धीरे खिंचते गए। भूख और ठंड ने सबकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। बेस कैंप की तंग दीवारों के भीतर बंद रहना आसान नहीं था। धीरे धीरे कुछ वैज्ञानिकों का दिमाग साथ छोड़ने लगा। सबसे पहले एरन बोला कि उसने खिड़की से बाहर किसी इंसानी आकृति को खड़े देखा, गहरे कपड़ों में, बिना हिले डुले। बाकी लोग दौड़कर बाहर झांकने लगे, लेकिन वहां तो बस बर्फीला तूफान था, किसी को कुछ नहीं दिखा। दूसरे दिन सोफिया ने कहा कि उसने रात में दरवाजे पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। दिल धड़कते हुए सबने दरवाजा खोला, पर बाहर सिर्फ हवा की सिसकियां थीं, न कोई इंसान, न कोई निशान। अब बेस में हर कोई एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगा। भूख ने उनका शरीर कमजोर कर दिया था और डर ने उनके दिमाग पर काबू पा लिया था। नींद टूट टूट कर आती और हर कोई अपने भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस करता। सवाल उठने लगे, क्या सचमुच बाहर कोई है या ये सब उनके दिमाग की बनाई हुई तस्वीरें हैं? एक बात साफ थी, अब असली लड़ाई सिर्फ ठंड और भूख से नहीं, बल्कि अपने ही टूटते हुए मानसिक संतुलन से थी। भूख और बेचैनी बढ़ने लगी थी। राशन हर दिन कम होता जा रहा था। इसी बीच टीम में बहसें शुरू हो गईं। कोई कहता, तुमने अपनी बारी से ज्यादा खाना ले लिया, तो कोई ताना मारता, कल रात तुम चुपचाप बाहर क्यों गए थे? धीरे धीरे शक और आरोप एक दूसरे पर टूटने लगे। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब मार्क ने कहा, लुकास अपने आप नहीं खोया, शायद उसे किसी ने जानबूझकर बाहर भेजा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन किसी ने समर्थन भी नहीं किया। हर किसी के मन में यह शक अब घर कर चुका था कि शायद उनके बीच ही कोई ऐसा है जो सच छिपा रहा है। टीम लीडर डॉक्टर मिश्रा ने सबको शांत करने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में भी वह पहले वाली दृढ़ता नहीं रही। हर किसी की आंखों में डर के साथ अब शक भी झलकने लगा था। कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। अब यह सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि यह सवाल उठ खड़ा हुआ था, क्या 18 लोगों की इस टीम में सचमुच कोई धोखेबाज छिपा है? धीरे धीरे दिन खींचते गए और 2 महीने पूरे हो गए। ठंड और भूख अब हर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। तभी अचानक किम नाम की वैज्ञानिक बीमार पड़ गई। पहले तो लगा कि यह सामान्य थकान होगी, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। तेज बुखार, लगातार खांसी और शरीर का कांपना। टीम ने जितनी दवाइयां बची थीं सब आजमा लीं, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। 3 दिनों तक सब उसे बचाने की कोशिश करते रहे। कोई उसके सिर पर बर्फ की पट्टियां रखता, कोई दवा पिलाने की कोशिश करता, मगर चौथे दिन सुबह किम ने आखिरी सांस ली। बेस कैंप में पहली बार मौत की सच्चाई सामने खड़ी थी। अब टीम 18 से घटकर सिर्फ 16 रह गई थी। कमरे के भीतर मौत की गंध महसूस होने लगी। सब जानते थे कि शव ज्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकता। भारी मन से उन्होंने किम के शरीर को मोटे कपड़ों में लपेटा और बाहर बर्फ में गहरी खाई बनाकर दबा दिया। जब सब अंदर लौटे तो एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी के चेहरे पर यह डर साफ झलक रहा था कि यह तो बस शुरुआत है। सवाल अब यह था, क्या अगला नंबर उनमें से किसी और का होगा? दिन और रात का फर्क धीरे धीरे मिटने लगा था। खिड़की से झांकते तो चारों तरफ बस सफेद मैदान दिखाई देता, अनंत तक फैली बर्फ, ऊंचे ऊंचे बर्फीले ढेर और आसमान में ठहरा हुआ सन्नाटा। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, न ही कोई हरकत। यह वीरानी इतनी गहरी थी कि कभी कभी लगता मानो पूरी दुनिया में वे ही अकेले इंसान बचे हों। इस खामोशी के बीच एक नई बहस शुरू हुई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था, अगर हम यहां बैठे रहे तो भूख और बीमारी से मर जाएंगे, हमें पैदल निकलना चाहिए। करीब 800 किलोमीटर दूर एक पुराना रिसर्च स्टेशन है, शायद वहां मदद मिल जाए। लेकिन दूसरे तुरंत विरोध में खड़े हो गए। 800 किलोमीटर बर्फ पर पैदल चलना, यह तो सीधी आत्महत्या होगी। न खाने का भरोसा, न रास्ते का। अगर तूफान बीच में आ गया तो किसी का भी नामो निशान नहीं बचेगा। आखिरकार सभी ने तय किया कि यहीं रुकना बेहतर है। वे बेस कैंप के भीतर लौट आए और अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। लेकिन दिल के भीतर एक सवाल गूंजता रहा, क्या उनका यहीं रुकना समझदारी था या यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? समय धीरे धीरे रेंगता जा रहा था और राशन की बोरियां अब लगभग खाली हो चुकी थी। हर रात खाने की गिनती करते हुए सबके चेहरे पर तनाव साफ झलकता। भूख अब सिर्फ पेट की तकलीफ नहीं रह गई थी, बल्कि दिमाग पर भी हावी होने लगी थी। कमजोर शरीर और ठंडी हवाएं
इंसान की हिम्मत तोड़ने लगी थीं। इसी बीच कुछ लोगों ने चुपके बेस कैंप से बाहर जाना शुरू किया। एक रात जब बाकी सब अंदर थे, 2 वैज्ञानिक बर्फ के किनारे से घसीटकर एक मरा हुआ सील ले आए। उसका मांस जमकर सड़ चुका था। बदबू इतनी तेज थी कि कोई सामान्य इंसान पास भी न जा सके, लेकिन भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे आग पर हल्का सेंक कर खाना शुरू कर दिया। यह नजारा देखकर बाकी लोग सहम गए। किसी को घृणा हुई, किसी को गुस्सा। तुम लोग पागल हो गए हो, यह हमें मार देगा। लेकिन उन दोनों की आंखों में भूख इतनी गहरी थी कि मानो डर भी हार मान गया हो। कुछ घंटों बाद उनमें से एक को उल्टियां शुरू हो गईं, दूसरे को तेज बुखार चढ़ गया। बाकी लोग दूर खड़े बस उन्हें देखते रहे, डर, घृणा और लाचारी के साथ। और तभी सबके मन में एक ही सवाल गूंजा, क्या इंसान भूख के सामने सचमुच अपनी इंसानियत खो देता है? लंबे अंतहीन लगते दिनों के बाद आखिरकार वह सुबह आई जिसने सबकी धड़कनें तेज कर दी। ये बेस में उनका 208वां दिन था। ठंडी हवाओं के बीच अचानक आसमान से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, पहले धीमी फिर तेज होती हुई। सभी खिड़कियों से बाहर भागे। वहां दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, बचाव दल, वे आ गए। आंखों से आंसू बह निकले। थके हारे, भूख से टूटे और मानसिक रूप से बिखरे हुए सभी वैज्ञानिक बाहर निकल पड़े। हेलीकॉप्टर बर्फ पर उतरा और दरवाजा खुला। बचाव दल के जवान हाथ हिलाते हुए बाहर आए। 16 बचे हुए वैज्ञानिक लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर बढ़े। कोई रो रहा था, कोई घुटनों पर गिरकर बर्फ को चूम रहा था। इतने महीनों बाद किसी इंसानी चेहरे को देखना ही उनके लिए चमत्कार जैसा था। लेकिन तभी एक जवान ने गिनती करते हुए नोटबुक में नाम दर्ज करना शुरू किया। उसके माथे पर शिकन पड़ गई। उसने कहा, रुको, लिस्ट में तो सिर्फ 14 नाम दर्ज थे। सबके चेहरे जम गए। यहां से शुरू होता है असली ट्विस्ट। 208वें दिन के बाद जब बचाव दल ने दरवाजा खोला तो सब बाहर निकलकर बर्फीली हवा में रो पड़े। किसी को अपनी सांसों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वे वाकई बच गए। लेकिन तभी बचाव दल के अधिकारी ने फाइल खोलते हुए कहा, रुको, हमारे पास यहां सिर्फ 14 नाम दर्ज हैं। वैज्ञानिक चौंक गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। तुरंत गिनती शुरू हुई, 1, 2, 3 और फिर 16। हाँ, वहां सचमुच 16 लोग खड़े थे। पल भर में सन्नाटा फैल गया। ये कैसे हो सकता है? हर किसी के चेहरे पर डर जम गया। 2 महीने से ऊपर की भूख, ठंड और मौत के साए ने सभी को थका दिया था। लेकिन यह रहस्य और गहरा था। क्या वाकई 2 अजनबी इतने दिनों से उन्हीं के बीच जी रहे थे? क्या उन्होंने कभी उनके साथ खाना बांटा, बातें की, या बस परछाइयों की तरह बर्फीले अंधेरे में घुलते रहे? या फिर लंबी कैद, भूख और डर ने सबकी आंखों को धोखा दिया था? बचाव दल ने एक बार फिर गिनती की, पर गिनती वही रही, 16। और उसी क्षण किसी को भी याद नहीं आया कि उन 2 चेहरों को उन्होंने कब पहली बार देखा था। सवाल हवा में गूंजता रहा, क्या इंसान सचमुच 208 दिन अकेला रहा, या उसके साथ कुछ और भी था?